वेलकम डियर स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे, लेसन 3 की बात कर रहे थे, तीसरे पार्ट को पढ़ रहे थे हमने ये पढ़ा कि जो हड़प्पा है उसके अंदर किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की खेती करते थे, किस प्रकार पशुपालन करते थे, किन पशुओं को पालते थे, किन चीज़ों को खाने में प्रयोग करते थे, उनका जीवन यापन कैसा है, उनके नगर कैसे हैं, उनकी बात कर लेती। आज हम उसी हड़प्पा से संबंधित और अन्य जो नगर मिले हैं भारत में उनकी बात करेंगे। तो हड़प्पा के काल में जो नगर हमको गुजरात में मिले हैं उनकी बात करेंगे हम। तो तीसरा पार्ट है, तो गुजरात के अंदर जो हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं उन नगरों की बात करेंगे कि वहाँ किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, वो किस प्रकार के बने हुए हैं, उनकी बनावट क्या है। तो हड़प्पा कालीन नगर ये सब कहाँ है? गुजरात में 2 जगहों की बात करेंगे। एक तो है धोलावीरा, एक है लोथल। तो धोलावीरा और लोथल की बात करेंगे आज, दोनों गुजरात में हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि धोलावीरा कहाँ है गुजरात में और लोथल भी कहाँ है गुजरात में। गुजरात के अंदर जो इलाका है कच्छ का रण आपने सुना होगा, वहाँ पर ये जो जगह है धोलावीरा है, दरअसल वहाँ पर साफ पानी मिलता था, पानी साफ मिलता था, ज़मीन भी उपजाऊपन थी। तो इससे ये पता लग जाता है कि वहाँ जो खेती की जाती थी, व्यवस्थित रूप से खेती की जाती थी, उसकी बात करते हैं अपन। और धोलावीरा को 3 भागों में बांटा। धोलावीरा को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तीनों तरफ दीवारें बनाई गई, ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें, और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। बीच में एक मैदान था, खुला आंगन। दरअसल वहाँ पर कह सकते हैं वो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। इस प्रकार से यहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, लिपि से युक्त बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। यहाँ ऐसे पत्थर मिले हैं, उनकी खुदाई हुई हैं। जो मिले हैं उनको ऐसा माना जाता है कि लकड़ी से जोड़ा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर मोहर, जिसकी बात करते हैं, मोहरें भी मिली हैं। इस प्रकार की वस्तु अपन को धोलावीरा में मिली हैं। तो धोलावीरा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है धोलावीरा कहाँ है। तो गुजरात में है। जो कच्छ का रण है वहाँ पर एक जगह पाई गई है। कहते हैं कि धोलावीरा में सबसे पहले यहाँ जो पानी मिलता था वो एकदम साफ़ सुथरा पानी मिलता था। ठीक है, पानी साफ़ सुथरा मिलता था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊपन थी, लोग खेती करते थे। इस धोलावीरा को 3 बड़े बड़े भागों में बांटा गया। चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार बड़े बड़े बने हुए हैं। बीच में एक खाली जगह है, आंगन है, मैदान सा, जहाँ पर सामूहिक रूप से कार्यक्रम होते होंगे, आयोजित होते होंगे, इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर हमको मोहरे के अवशेष मिलते हैं और ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है, लिपि लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को कहाँ से मिलती हैं? गुजरात के जो धोलावीरा है वहाँ से अपन को इसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा एक और जगह है लोथल। लोथल भी खंबात की जो खाड़ी है उसके पास में ही है। जो साबरमती नदी है उसकी जो उपनदी है उसके अंतर्गत ये जगह पाई है, उपनदी। वहाँ पर एक जगह है लोथल। तो लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है वहाँ जो साबरमती की एक उपनदी है उसके किनारे पर ये जगह है लोथल, और ये एक तरह से बंदरगाह है। इस लोथल से एक तालाब मिला है और उस तालाब को देखकर ये पता लगता है कि यहाँ से वस्तुओं को लाया जाता था, ले जाया जाता था। और यहाँ पर बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, बहुमूल्य। वस्तुएं मिली हैं हमको।
जिसके अंदर हमने शंख देखा, बहुमूल्य पत्थर देखे हमने, ये सभी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। धातु भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लोथल एक बंदरगाह है जहाँ से वस्तुओं को लाया जाता था, ले जाया करता था। यहाँ पर बहुमूल्य वस्तुएं मिली है, शंख पत्थर, बहुमूल्य धातुएं मिली हैं, ध्यान रखना है आपको इनसे। और ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह मतलब जिसके अंदर कुछ भंडार किया जाता था। इन भंडार गृहों में कई प्रकार की मोहरें मिली हैं। क्या मिली है? मोहरें, ठीक है, यह भी याद करना है आपको, ध्यान रखना है। दरअसल जो मोहरें हैं वो गीली मिट्टी से भी बनाते थे और उनके ऊपर इस प्रकार से सिल लगाने का काम करते थे। मोहरबंदी जिसको कहते हैं। अगर गीली मिट्टी पर आपने ऐसे कोई आकृति बनाई है, इसको मोहरबंदी कहते हैं। मोहरबंदी, मोहरबंदी। आपने मोहरें देखी होगी अनेक प्रकार की अलग अलग जगहों पर, जिनका प्रयोग कहाँ होता था ये भी आपने देख लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को लोथल से और धोलावीरा से मिलती हैं। तो मोहरें भी मिली है वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर इमारत भी मिली हैं और इस इमारत के अंदर हमको मनके मिलते हैं। तो लोथल के अंदर एक बड़ी इमारत भी मिली है और इसके अंदर क्या है? मनके। जो मनके मिले हैं वो आधे टूटे हुए मनके मिले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो जगह है यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। मनके मतलब जो मोती हैं, मोती तो गोल होता है, लेकिन इस प्रकार के अगर कोई हैं इस प्रकार के लंबे लंबे आकृति के, वो सब क्या है? मनके, ठीक है। तो एक बड़ी जो इमारत मिली है जहाँ पर टूटे फूटे मनके मिले हैं, पूरे मिले हैं, आधे अधूरे बने हुए मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने का कारखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको लोथल और धोलावीरा से मिली हैं। इन चीज़ों की बात कर ली हमने। दरअसल जो मैं बता रहा हूँ, जो मोहर है, जो मुद्रा है, इनका प्रयोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि जैसे एक जगह पर किसी भी थैले के अंदर कोई सामान भर दिया है, उसके ऊपर मिट्टी लगा देते और मिट्टी के ऊपर इस प्रकार की मोहर लगा देते। फिर उस थैले को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। मतलब अगर वो मोहर जो लगाई है उन्होंने, अगर वो टूट जाती है, इसका मतलब इस थैले के साथ में छेड़छाड़ हुई है, थैले को खोला गया है वस्तु के साथ में। और जिस जगह पर मोहर लगाई है और वो मोहर वैसी की वैसी है दूसरी जगह पर, इसका मतलब उस थैले के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो एक तरह से मोहर लगाने का मतलब यह है कि वस्तु सुरक्षित जा रही है कि नहीं है, वस्तु के साथ में कितनी छेड़छाड़ हुई है, उसको जांचने के लिए मोहर लगाते थे। तो मोहरों का प्रयोग इस प्रकार से वहाँ पर होता था हड़प्पाकालीन सभ्यता में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार हड़प्पा के लोग रहते थे, किस प्रकार उनका जीवन यापन था और जीवन यापन में वो किस प्रकार अपने दिनों को गुजारते थे। तो ये गुजरात के दो जगह हैं, इनका नाम ज़रूर याद करें। तो अपने हड़प्पाकालीन जो सभ्यता पढ़ी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित बातें की हैं। अब एक बात बड़ी रोचक है कि जब हम इनकी खुदाई करते हैं, इस प्रकार के भवन मिलते हैं, फिर यहाँ से लोग चले क्यों गए? यहाँ के लोग कहाँ गए? इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो सभ्यता का अंत, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर हैं, यहाँ के लोग कहाँ गए? ये सभ्यताएं ख़त्म क्यों हुई? क्यों नहीं आज बड़े शहर बने? यहाँ के लोग कहाँ चले गए? लोगों का अंत कैसे हुआ? ये बात बड़ी रोचक है, इसको समझना ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है।
किसी को कुछ पता नहीं। अलग अलग अनुमान लगाते हैं। क्या क्या अनुमान लगाते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई इसलिए लोग सारे ख़त्म हो गए, लोग सारे ख़त्म हो गए इसलिए मर गए और ये सभ्यता ख़त्म हो गई, पूरा नगर ख़त्म हो गया तो सभ्यता भी ख़त्म हो गई। लोग वैसे के वैसे वहीं पर मर गए और घर वैसे के वैसे बने रहे। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आई, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, लोग प्यासों से भूख से मरने लगे और अंत हो गया उनका। कुछ ऐसा कहते हैं कि यहाँ के जो शासक हैं उन्होंने यहाँ पर शासन करना बंद कर दिया, लोगों ने यहाँ जगह छोड़ दी, लोगों ने बाहर से जो आयात करने वाली चीज़ें मंगाते थे वो मंगाना बंद कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे लोगों ने ये जगह छोड़ना शुरू कर दिया, लोगों की संख्या में कमी आई और आते आते लोग पूर्ण रूप से कम होते गए। मतलब 3900 साल पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हो गई कि ये सभ्यता ख़त्म हो गई? 3900 साल पहले लोगों के जो अनुमान हैं कि या तो बाढ़ आई होगी, अकाल पड़ा होगा, सूखा पड़ा होगा, प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, जलवायु परिवर्तन। यहाँ के जो शासक लोग हैं उन्होंने यहाँ पर शासन करना बंद कर दिया होगा, बाहर से जो वस्तु आयात की जाती थी उन्होंने वो बंद कर दी, लोग घरों को छोड़ने लग गए थे। घरों को क्या करने लगे थे? छोड़ने लग गए थे। लेकिन असली में कौन सी घटना घटित हुई ये आज तक किसी को पता नहीं लगा है। बस अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई और लोगों ने यहाँ जगह छोड़ दी। कुछ ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि पक्की ईंटें बनाने के लिए उनको ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और उनके पास में पशुपालन के रूप में अनेक जानवर थे, तो उनके आसपास में जो भी चारागाह थे वहाँ घास ख़त्म हो गई, मवेशी लोग थे वो मारे गए और मर गए, नदियों की बाढ़ आने लग गई, मौसम बदल गया। इन कारणों से ये सभ्यता ख़त्म हुई होगी ऐसा माना जाता है। और ये जो परिवर्तन हुआ है बेहद दुख वाला परिवर्तन है। लोग कैसे ख़त्म हो गए, अगर वो लोग ख़त्म नहीं होते तो कितने विकसित होते हैं, वो नगर आज वैसा वैसा बना रहता है, वो आज विश्व के सबसे बड़े शहर होते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया होगा, फिर दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया होगा, इस प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं। और जब वो सभ्यता ख़त्म हुई उसके 1400 साल बाद फिर वापस से नगरों का विकास शुरू हो गया। 1400 साल बाद फिर क्या होने लग गया? नगरों का विकास शुरू हो जाता है। लगभग 4700 साल पहले एक जो सभ्यता है इतनी विकसित, इतनी बसावट उनकी सुंदर थी, लेकिन प्राकृतिक रहस्यों की वजह से वहाँ जो सड़कें तहस नहस हो गई, भवन तहस नहस हो गए, नदी नाले तहस नहस हो गए, सुविधाएं नहीं रही, सब सिस्टम बिगड़ गया। ऐसी वजह है, बिल्कुल है वजह, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि इन वजह से सभ्यता ख़त्म हो गई है, लेकिन 1400 वर्ष साल बाद फिर से नगरों का विकास हुआ, फिर से राजा महाराज बनने लग गए, फिर से सभ्यता विकसित होने लग गई। लेकिन जो सभ्यता इतने साल पुरानी थी ख़त्म हो गई। अगर वो होती तो किस प्रकार के लोगों का जीवन होता आज, आप कल्पना भी कर सकते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरे पाठ में हमने जो पढ़ा कि किस प्रकार उनका जीवन यापन था, और इस प्रकार से आपका ये पाठ ख़त्म भी हो जाता है। खैर अपन 2-3 और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर अपन को सिंधु घाटी सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। एक जगह है कालीबंगा। ये कालीबंगा कौन से ज़िले में है भाई?
हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। काली बंगा, बंगा पंजाबी में चूड़ियों को बोलते हैं, काली यानी काली। जब यहाँ खुदाई की तो हमको काली चूड़ियाँ मिली, इसलिए इस जगह का नाम क्या रखा? काली बंगा रख दिया। और इस काली बंगा के अंतर्गत हमको अनेक प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी काली बंगा। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि हड़प्पावासी जो तांबा है वो राजस्थान से मंगाते थे, लेकिन तांबा यहाँ तो नहीं था। ताम्र नगरी के रूप में, ताम्र सभ्यता नगरी के रूप में जो गणेश्वर है, अहाड़ है, वहाँ से मंगाते थे। ठीक है, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो आपको राजस्थान में कालीबंगा का नाम याद करना है। आपको राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में आई हुई है उसका नाम याद करना है। तो एक तो ये हो गई। दूसरे नंबर है गणेश्वर सभ्यता, कहाँ है? सीकर में, ये याद करना है आपको। एक सभ्यता है 3 नंबर अहाड़, जो उदयपुर ज़िले में, ये याद करना है आपको। ठीक है, ये मुख्य रूप से है, इनका नाम जरूर याद करें। बागोर सभ्यता भी है, उसका भी नाम याद कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान में, गुजरात में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, इन देशों में भी हड़प्पाकालीन अनेक केंद्र मिले हैं जहाँ पर जो हड़प्पाकालीन समकक्ष नगर थे, सिंधु नदी के आसपास में ये जो नगर मिले, इसलिए ये जो सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यताओं के रूप में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, लोथल और हमने धोलावीरा की बात की, जो गुजरात के अंदर हड़प्पाकालीन जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात से मंगाए जाते थे, ईरान से मंगाए जाते थे, अफ़गानिस्तान से मंगाए जाते थे। ये इनकी बात कर ली थी। मतलब हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि आज से आरंभिक जो नगर थे, सबसे पहले हड़प्पाकालीन नगर, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ का जीवन कैसे था, जीवन शैली कैसी थी, मकान कैसे थे, उनके बारे में बात कर ली हमने। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी ख़त्म होता है। कल हम नए पार्ट की शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में, और साथ साथ में इस पार्टों को पढ़ भी सकते हो। किताबें हैं तो किताबों से आप इन एक एक टॉपिक को पढ़ो, समझो, और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, और जो चीज़ लिखने वाली है वो लिखो भी, आप साथ में होमवर्क भी करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।